हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 107 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने आप को जांच लीजिए कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पेन और कापी लेकर बैठिए, आपका एक प्रकार से मूल्यांकन टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन बाद एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देनी चाहिए। ऑप्शन 1 कह रहा है 20 दिन बाद, ऑप्शन 2 है 30 दिन बाद, ऑप्शन 3 है 40 दिन बाद, ऑप्शन 4 बोल रहा है 50 दिन बाद। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 30 दिन बाद। तो निर्वाचन संबंधित जो भी व्यय हुआ है उसको जो अधिकारी को सौंपना होता है वह 30 दिन बाद सौंप देना चाहिए, अधिकतम 30 दिन। व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाचन परिणाम के घोषणा के बाद उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को 30 दिन में सौंप देने चाहिए। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों यह आपका जो है नीदरलैंड हेग में स्थित है। ये क्या करता है, दो देशों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा जो किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। और यह कहाँ है? नीदरलैंड हेग में। हेग जो है आपका नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग के तौर पर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन 2 है 21, ऑप्शन 3 है 22, ऑप्शन 4 है 15। आंसर हो जाएगा 4, 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आंसर हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? नीदरलैंड हेग में। हेग नीदरलैंड, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये न्यायाधीश अपने में से एक सभापति तथा उपसभापति का 3 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय जो है द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन, भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 बोल रहा है संविधान के भाग 1 में निहित है, ऑप्शन 2 संविधान के भाग 3 में निहित है, ऑप्शन 3 बोल रहा है संविधान के भाग 3 क में है, ऑप्शन 4 कह रहा है संविधान के भाग 4 क में स्थित है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में स्थित, 4 क में स्थित है आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और 3 में जो है मौलिक अधिकार है, ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। भारत में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। तो जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी मूल शुरुआत में वो कितनी थी दोस्तों? 10 थी। और उसको बाद में 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मतलब जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको
2 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 31, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 30। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा। और इस तरह बेसिक जब पूछा जाएगा, अगर अंबेडकर को लगाकर नहीं तब आपका प्रस्तावना हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर आप अगर ऑप्शन में प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दें कि जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग को मौलिक मतलब आपका संविधान का आत्मा कहा है, तो वो भाग जो हो जाएगा अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है, जिसके तहत व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें प्रमुख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। दोस्तों इन सब का जो है इंग्लिश, अगर आप लोग को इंग्लिश मालूम होगा तो इनका सभी का इंग्लिश बताइएगा। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश क्या होगा? परमादेश का इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण को और अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर बताइएगा इनका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो आपको अगर मालूम हो तो सभी लोग कमेंट करें जरूर। आगे देखते हैं 35 नंबर। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित विवाद से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जनहित विवाद से सक्रिय रहता है। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित विवाद से क्या है? संबंधित है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी वैसे लोक कल्याण हित की कोई भी जो मतलब अगर विवाद है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय अपने पास बुलाने का अधिकार रखता है, या आपका हाई कोर्ट भी। न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के मध्य न्यायमूर्ति BR कृष्णन अय्यर, PN भगवती, O चिन्नप्पा रेड्डी तथा DA देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। ये 4 लोगों का इसमें नाम देख लीजिएगा। न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित विवाद मतलब PIL से है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 है संगठन बनाना, क्या उनका काम नहीं है? दूसरा है मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति। चौथा है राष्ट्रीय हित। तो दोस्तों आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, 36 का जो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो वह तत्व कौन सा है? मौलिक सिद्धांत से असहमति ये राजनीतिक दल का तत्व नहीं है। बाकी का संगठन बनाना, संवैधानिक पद्धति का मतलब निर्वहन करना, राष्ट्र हित के बारे में बातचीत करना, सोचना या विचार विमर्श करना, ये सब उसके तत्व हैं। और वो जो मौलिक अधिकार का है उससे उसका संबंध नहीं है, इसको आप नोट करेंगे। व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दलों के लिए संगठन, संवैधानिक पद्धति तथा राष्ट्रीय हित तथा अनिवार्य है, जबकि मौलिक सिद्धांत की असहमति से कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे संबंधित कर दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
निम्न में से किसे संबोधित कर दे सकता है? ऑप्शन 1 है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 है लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन 3 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 4 है भारत के प्रधान न्यायाधीश को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे संबोधित कर दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ये ऐसा पद है जो अपने नीचे को त्यागपत्र देता है। नहीं, हमेशा क्या होता है कि त्यागपत्र अपने से ऊपर को दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ही एक ऐसा है कि जो अपना त्यागपत्र अपने से नीचे को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक होती है। अनुच्छेद 56, हालांकि वह अपनी पदावधि में से किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद है 61 के तहत क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और अवधि का जैसे 5 वर्ष अवधि होगी, कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में है। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में है? ऑप्शन 1 है फ्रांस के बारे में, ऑप्शन 2 है जर्मनी के बारे में, ऑप्शन 3 है जापान के बारे में, ऑप्शन 4 है चीन के बारे में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, चीन के बारे में। यह कथन चीन के बारे में है। व्याख्या देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद चीन के व्यवहार में इस कथन को प्रमाणिक कर दिया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन 3 है प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन 4 है 2। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन सीनेट है, जिसकी तुलना भारत के राज्यसभा से की जाती है। सीनेट में अमेरिका के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधि दिया गया है, अर्थात प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे? तो आंसर हो जाएगा 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरा नंबर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्वक संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तब आंसर करते हैं। लास्की, प्लेटो, अरस्तु, लॉरेंस। लास्की है, प्लेटो है, अरस्तु है और लॉरेंस है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, लॉरेंस। ये किसका कथन है? तो ये लॉरेंस का कथन। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत शोर हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तटस्थता राज्य की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते। तटस्थता राज्य की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों पक्षों से अपना शांतिपूर्वक संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन
प्रसिद्ध जो एक कथन है वो किसका है, तो लॉरेंस ने दिया है। यह प्रसिद्ध सिद्धांत किसका है, तो लॉरेंस का है। तटस्थता का विचार सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला, जब अमेरिका ने घोषणा की कि मैं युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से भाग नहीं लूंगा, लेकिन बाद में उसको लेना पड़ता है। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंलग्न राष्ट्रों की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई, मतलब संलग्न राष्ट्र मतलब जो हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसको पूछा जा रहा है। तो एक कहाँ हुआ था, ऑप्शन एक है जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन दो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ऑप्शन तीन है काहिरा इजिप्ट में, ऑप्शन फोर है नई दिल्ली भारत में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, बेलग्रेड में ये सम्मेलन हुआ था। तो असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। इसको आप याद रखिएगा। गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। हाल में असंलग्न या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन वर्ष 2019 अजरबैजान के बाकू में हुआ, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रतिनिधित्व किया। तो इस समय वेंकैया नायडू जो थे उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और बताना है कि वर्तमान समय में, इस समय में, ठीक है, आज तारीख है आपका 21 तारीख 10वां महीना 2022। तो इस समय उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, वर्तमान उपराष्ट्रपति आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। क्या बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट जरूर करिए। आपको दो क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। आपके जो रिट है, 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। तो उसमें जो रिट है पांचों हैं, उनका इंग्लिश में नाम बताना है, क्या इंग्लिश में बोला जाता है। और एक क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है। अभी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, तो क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट कर जरूर बताइए। आगे है क्वेश्चन 42 नंबर। सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? 1967 में जब आसियान देश बना तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था, ये बताना है। ऑप्शन एक है सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, ऑप्शन दो है चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफार्म तैयार करना, ऑप्शन तीन है पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, ऑप्शन फोर है राष्ट्रवाद के प्रभाव को रोकना। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 42 का जो आंसर होगा दोस्तों वह पहला नंबर सही हो जाएगा। सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, ये आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य था जो 1967 में बना था। तो दोस्तों आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने वैकांग में आसियान का गठन किया, जिसमें वैकांग डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैकांग डिक्लेरेशंस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। वर्तमान में इसके कुल 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इस बारे में अभी इस समय इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था फिलहाल में, तो ये आप अगर कमेंट कर बता सकते हैं तो बताइए जरूर कि किस देश में हुआ था आसियान का शिखर सम्मेलन जो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वर्तमान समय में भी याद रखना है। और ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो ये 2000 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन एक दिया है बुतर्स घाली, ऑप्शन दो है कोफी अन्नान, ऑप्शन तीन है यासर अराफात और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, कोफी अन्नान। ये क्या है, कोफी अन्नान। ये बात हो रही है
2000 में की। ठीक है, उस समय का एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा का वर्ष 2000 में सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान थे, जबकि वर्तमान में एंटोनी गुटरेस हैं। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो वर्तमान में जो आपके हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं और ये दूसरी बार चुने गए हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ का पूछ रहा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं पूछ रहा है, राष्ट्र संघ का पूछ रहा है। ये आपको याद रखना है। 1914 में, 1920 में, 1919 में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2, 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थायी शांति कायम करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन 25 जनवरी 1919 को संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्र संघ के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 16 जनवरी 1920 को वर्साई की संधि के प्रभावी होने के साथ इसी दिन राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य बताना है कि अस्थायी सदस्य कौन है, और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 होती है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन 1 दे दिया है भारत, ऑप्शन 2 दिया है अमेरिका, ऑप्शन 3 दिया है सोवियत संघ, ऑप्शन 4 दिया है ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत क्या है? अस्थायी सदस्य नहीं है इसका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, बाकी के सब हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। हालांकि अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्त वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आप सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जो लाइक कर कर हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, उसके लिए आप लोग को दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और तैयारी को करते रहिए। आप लोग को एक और सूचना देना था कि जो आपका हरियाणा जो टेट होता है, हरियाणा टेट, उसका डेट क्या है, बढ़ चुका है। तो अब वो होगा 4 दिसंबर और शायद 8 दिसंबर है। दिसंबर में अब चला गया है, 4 और 8 दिसंबर के मध्य होगा। 2 डेट पड़ा है, 4 और 5 है शायद, कि 4 और 8 है। तो ये दिसंबर में है, तो आप उसको ध्यान में रखकर अपने तैयारी को और करिए। 14-12 नवंबर जो नवंबर में था वो दिसंबर में चला गया चुनाव की वजह से। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करते रहिए। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ही है कि आपको और तैयारी करने का मौका मिल गया। तो सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।